तो दोस्तों एक बेहतरीन मूवी स्कोप नाम की एक मूवी हमें देखने को मिलने वाली है नेटफ्लिक्स के द्वारा। और हिंदी के अंदर एक तरह से स्कोप नाम की एक सीरीज़ देखने को मिली थी नेटफ्लिक्स के द्वारा, लेकिन ये उससे बिल्कुल अलग रहने वाली है। ये इंग्लिश एक तरह से स्कोप है 2024 की। तो इसी के बारे में आपको सारी कुछ जानकारी मैं बताने वाला हूँ। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बड़ी स्केल पर इस मूवी को बनाया गया है। तो कंटिन्यू हमारे साथ वीडियो में बने रहें ताकि आप जान सके इस मूवी की फैक्ट, डिटेल, अपडेट, प्री प्रोडक्शन स्टोरी, सारी कुछ जानकारी आप इसके बारे में जान सके। तो वीडियो को लाइक कर दें। अब हम इसके बारे में जानना चालू करते हैं। स्कूप नेटफ्लिक्स के लिए बनाई गई एक आगामी ब्रिटिश जीवनी ड्रामा फिल्म है जिसमें गिलियन एंडरसन, रूफस सीवल, बिली पाइपर और कीली हावेज ने अभिनय किया है। फिलिप मार्टिन द्वारा निर्देशित प्रस्तुतकर्ता और पत्रकार एमिली मैकलिस और BBC 2 समाचार और समसामयिक मामलों के कार्यक्रम न्यूज़नाइट की प्रोडक्शन टीम द्वारा प्रिंस एंड्रू के 2019 BBC टेलीविजन साक्षात्कार को सुरक्षित करने की प्रक्रिया की एक नाटकीय रिटेलिंग है। ये फिल्म न्यूज़नाइट के पूर्व संपादक सैम मैकेलिस्टर की किताब स्कूप्स बिहाइंड द सीन्स ऑफ द BBC's मोस्ट शॉकिंग इंटरव्यूज का पीटर मोफैट द्वारा लिखित रूपांतरण है। ये 5 अप्रैल 2024 को रिलीज होगी। 2. सारांश। उन महिलाओं की पर्दे के पीछे की कहानी जिन्होंने दशक के स्कूप को सुरक्षित करने के लिए बकिंघम पैलेस प्रतिष्ठान के साथ बातचीत की, जो प्रिंस एंड्रू के पतन के लिए सार्वजनिक उत्प्रेरक था, एक टेलीविजन साक्षात्कार में जो एंड्रू के दोषी के साथ संबंधों पर केंद्रित था। पीडोफाइल जेफरी एप्स्टीन और एंड्रू पर एक नाबालिग के यौन उत्पीड़न का आरोप, जिसे एंड्रू ने नकार दिया और 2022 की शुरुआत में अदालत के बाहर 12 पाउंड मिलियन का समझौता किया। साक्षात्कार को बाद में एक विमान के तेल टैंकर से टकराने, सुनामी आने, परमाणु विस्फोट होने से कम एक कार दुर्घटना के रूप में वर्णित किया गया था। 3-4 कास्ट करें। एमिली मैकलिस के रूप में गिलियन एंडरसन, रूफस सीवल प्रिंस एंड्रू के रूप में, सैम मैकेलिस्टर के रूप में बिली पाइपर, अमांडा थिस्क के रूप में कीली हावेज, जे डोनेली के रूप में कॉनर स्विंडल्स 5, एस्मे व्रेन के रूप में रोमोला गराई, राजकुमारी बीट्राइस के रूप में चैरिटी वेकफील्ड, पॉल पॉपलवल, फ्रैन अंसवर्थ के रूप में लिया विलियम्स 5, थेरेसा गॉडली BBC US न्यूज़ रिपोर्टर के रूप में। उत्पादन। न्यूज़नाइट के पूर्व निर्माता सैम मैकेलिस्टर की पुस्तक स्कूप्स बिहाइंड द सीन्स ऑफ द BBC's मोस्ट शॉकिंग इंटरव्यूज के पीटर मोफैट द्वारा द लाइटहाउस फिल्म एंड टेलीविजन और वोल्टेज टीवी के रूपांतरण की घोषणा जुलाई 2022 में की गई थी। BBC की न्यूज़नाइट टीम को इसकी जानकारी कैसे मिली और वह ऐसा करने के लिए क्यों सहमत हुए? इसका निर्देशन फिलिप मार्टिन द्वारा किया जाएगा और द लाइटहाउस के लिए हिलरी सैलमन और रेडफोर्ड नेविल और वोल्टेज टीवी के लिए संजय सिंघल द्वारा निर्मित किया जाएगा। 7 एंडरसन, सेवल, हावेज और पाइपर को फरवरी 2023 में कलाकारों के हिस्से के रूप में घोषित किया गया था। 8 मैकेलिस्टर, जो कुछ हद तक प्रिंस से बातचीत और बुकिंग के लिए जिम्मेदार थे, ने कहा कि यह खुद के लिए एक चुटकी वाला पल था जिसे निभाया जाना था पाइपर द्वारा। हावेज को प्रिंस एंड्रू की पूर्व निजी सचिव अमांडा थिस्क की भूमिका निभानी है। 9. फिल्मांकन। प्रमुख फोटोग्राफी 2024 में प्रत्याशित लॉन्च से पहले 2023 की शुरुआत में शुरू हुई। 10 सेट पर मैकलिस की पोशाक में एंडरसन के शॉट्स फरवरी 2023 के अंत में ऑनलाइन सामने आए। 11. ये भी देखें। ए वेरी रॉयल स्कैंडल मैकलिस की भागीदारी के साथ उसी साक्षात्कार के बारे में अमेज़न प्राइम वीडियो के लिए 2024 लघु श्रृंखला का निर्माण किया गया। बिली पॉल पाइपर, जन्म 22 सितंबर 1982, एक अंग्रेजी अभिनेत्री और पूर्व गायिका हैं। 15 साल की उम्र में अपना पहला एकल क्योंकि वी वांट टू रिलीज करने के बाद उन्हें एक गायिका के रूप में पहचान मिली, जिसने उन्हें यूके सिंगल्स चार्ट में नंबर 1 पर प्रवेश करने वाली सबसे कम उम्र की महिला गायिका बना दिया। उनका अनुवर्ती एकल गर्लफ्रेंड भी नंबर 1 पर दर्ज हुआ। 1998 में पाइपर ने अपना पहला स्टूडियो एल्बम हनी टू द बी रिलीज किया, जिसे ब्रिटिश फोनोग्राफिक इंडस्ट्री BPI द्वारा प्लैटिनम प्रमाणित किया गया था।
उनका दूसरा स्टूडियो एल्बम वॉक ऑफ लाइफ 2000 में रिलीज हुआ और उनके तीसरे नंबर एक एकल डे एंड नाइट को जन्म दिया। 2003 में पाइपर ने घोषणा की कि उन्होंने अभिनय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपना संगीत करियर समाप्त कर दिया है। 1. पाइपर BBC वन साइंस फिक्शन सीरीज डॉक्टर हू में रोज टायलर डॉक्टर के साथी के रूप में 2005 और 2006 के बीच नियमित रूप से और इसके अलावा 2008, 2010 और 2013 में दिखाई दी। उन्होंने ड्रामा सीरीज सीक्रेट में बैले डी जर्स के रूप में अभिनय किया। डायरी ऑफ ए कॉल गर्ल 2007-2011, शोटाइम हॉरर सीरीज पेनी ड्रेडफुल 2014-2016 में ब्रोना क्रॉफ्ट लिली के रूप में और नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज कोलेट्रल 2018 में करेन मास के रूप में, जिसके लिए उन्हें ब्रिटिश के लिए नामांकित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए अकादमी टेलीविजन पुरस्कार। पाइपर ने स्काई अटलांटिक सीरीज आई हेट सूजी 2020-2022 का सह निर्माण और अभिनय किया, जिसके लिए उन्होंने 2021 और 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बाफ्टा नामांकन अर्जित किया। पाइपर ने 2007 से 5 नाटकों में अभिनय किया है और यमा में अपने प्रदर्शन के लिए नाटक में अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का 2017 लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार जीता है, जिसे पीढ़ी का सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। उस प्रदर्शन के लिए उन्होंने कुल 6 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीते, जिसमें ओलिवियर पुरस्कार भी शामिल था, जिससे पाइपर एकमात्र ऐसी अभिनेत्री बन गई जिन्होंने एकल प्रदर्शन के लिए उपलब्ध 6 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कारों में से 6 पुरस्कार जीते। प्रारंभिक जीवन। पाइपर का जन्म 22 सितंबर 1982 को स्विंडन, विल्टशायर में हुआ था। शुरू में उनका नाम लियान पॉल पाइपर रखा गया था, लेकिन 25 अप्रैल 1983 को उनके माता-पिता मैंडी कैंट और पॉल पाइपर ने उनका पहला नाम कानूनी तौर पर बदलकर बिली कर दिया था। उसका एक छोटा भाई चार्ली और 2 छोटी बहनें हार्ले और एले हैं। 4, 5, 6 उन्होंने पहली बार 5 साल की उम्र में नृत्य कक्षाएं लीं। 2 साल बाद वो मैडोना अभिनीत 1996 की फिल्म इविटा में एक अतिरिक्त भूमिका निभाने से पहले अमेरिकी टीवी के लिए शीतल पेय विज्ञापनों में दिखाई दी। 7 उन्होंने स्विंडन के पास पुरिटन में ब्रैडन फॉरेस्ट स्कूल में पढ़ाई की। 8 लेकिन लंदन में सिल्विया यंग थिएटर स्कूल में छात्रवृत्ति जीतने के बाद लगभग 12 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। 10 करियर। संगीत करियर। पाइपर का करियर तब शुरू हुआ जब उन्हें शनिवार की सुबह बच्चों के टेलीविजन शो स्क्रैची एंड कंपनी में प्रदर्शित होने के लिए चुना गया। बाद में उन्हें पॉप पत्रिका स्मैश हिट्स को बढ़ावा देने वाले एक टेलीविजन विज्ञापन में भूमिका मिली। उन्हें 15 साल की उम्र में एक रिकॉर्ड डील की पेशकश की गई थी और 1998 में स्टेज उपनाम बिली के तहत रिलीज हुई बिकॉज वी वांट टू के साथ यूके सिंगल्स चार्ट में नंबर 1 पर डेब्यू करने वाली सबसे कम उम्र की कलाकार बन गईं। 11 उनका अनुवर्ती एकल गर्लफ्रेंड भी नंबर 1 पर शुरू हुआ। पाइपर का पहला एल्बम हनी टू द बी तुरंत बाद रिलीज किया गया और यूके एल्बम चार्ट में 14वें नंबर पर पहुंच गया। प्लेटिनम प्रमाणन के साथ अकेले यूनाइटेड किंगडम में 300,000 से अधिक प्रतियां बिकीं और न्यूजीलैंड में डबल प्लेटिनम प्रमाणन मिला, जहां यह न्यूजीलैंड एल्बम चार्ट पर 3रे नंबर पर पहुंच गया। हालांकि हनी टू द बी को ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य क्षेत्रों में सीमित सफलता मिली, जहां ये हनी टू द बी की सफलता के बावजूद आर्या एल्बम चार्ट में 31वें नंबर पर पहुंच गया और अमेरिका में ये लगभग पूरी तरह से किसी का ध्यान नहीं गया। बिलबोर्ड हीटसीकर्स चार्ट पर 17वें स्थान पर पहुंच गया। 12 1998 की स्मैश हिट्स पोल विनर्स पार्टी में पाइपर को सर्वश्रेष्ठ नए एक्ट के लिए नामांकित किया गया था, जिसके लिए वो दूसरे स्थान पर रहीं। इसे बी तारांकन विच ने जीता और प्रिंसेस ऑफ पॉप का पुरस्कार जीता। वह ये पुरस्कार जीतने वाली पहली थीं। इसके बाद उन्होंने एल्बम के तीसरे एकल के रूप में शी वांट्स यू रिलीज किया। गाना 3रे नंबर पर पहुंच गया। हनी टू द बी को एल्बम के चौथे एकल के रूप में रिलीज किया गया था। पिछले एकल की तरह
ये तीसरे नंबर पर पहुंच गया। उसी समय शी वांट्स यू को अमेरिका में रिलीज किया गया, जो हॉट क्लब डांस प्ले चार्ट पर 9वें नंबर पर पहुंच गया। 1999 में पाइपर को 2 ब्रिट पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था और 1999 स्मैश हिट्स पोल विनर्स पार्टी में 2 पुरस्कार जीते थे। हालांकि बाद के समारोह में रिची नेविल, जिनके साथ वह उस समय डेटिंग कर रही थी, के प्रशंसकों द्वारा डांटे जाने के बाद वह रोने लगी थी। फिर उसने एशिया में दौरा और रिलीज करना शुरू किया। एकल और एल्बम 1999 के मध्य से लेकर अंत तक जारी किए गए थे। उसी वर्ष अगस्त में जापान में बिकॉज वी वांट टू का अनुवर्ती संस्करण जारी किया गया था, जिसमें गर्लफ्रेंड और शी वांट्स यू संयुक्त रूप से शामिल थे। उन्होंने पोकेमोन द फर्स्ट मूवी के लिए मकिन, माई वे, एनी वे दैट आई कैन शीर्षक से एक गाना रिकॉर्ड किया। 2004 में पाइपर। उस दौरान पाइपर ने अपना दूसरा एल्बम रिकॉर्ड किया। उन्होंने अपने पूरे नाम बिली पाइपर के तहत आगे के रिकॉर्ड जारी करने का निर्णय लिया। वह मई 2000 में अपने तीसरे नंबर 1 एकल डे एंड नाइट के साथ एकल चार्ट पर लौट आईं। उन्होंने समथिंग डीप इनसाइड की रिलीज के लिए सितंबर तक इंतजार किया, जो चौथे नंबर पर पहुंच गई, लेकिन उनकी सफलता कम हो गई। अक्टूबर 2000 में पाइपर ने अपना दूसरा एल्बम वॉक ऑफ लाइफ जारी किया, जो यूके एल्बम चार्ट में 14वें नंबर पर पहुंच गया, लेकिन जल्दी ही चार्ट से गिर गया और यूके में सिल्वर प्रमाणित हुआ। एल्बम 2 अन्य देशों में प्रदर्शित हुआ, न्यूजीलैंड, जहां ये 17वें नंबर पर पहुंच गया, और ऑस्ट्रेलिया, जहां ये 23वें नंबर पर पहुंच गया। पाइपर की आत्मकथा में उन्होंने कहा है कि एल्बम एक व्यावसायिक बम था। एल्बम का अंतिम एकल गाना वॉक ऑफ लाइफ दिसंबर 2000 में रिलीज हुआ और यूके सिंगल्स चार्ट में 25वें नंबर पर पहुंच गया। फरवरी 2001 में पाइपर जूलियट पीटर्स नाम की एक महिला के खिलाफ गवाही देने के लिए अदालत में पेश हुआ। पीटर्स पर पाइपर और उसके परिवार के सदस्यों का पीछा करने के साथ साथ कई धमकियां देने का आरोप लगाया गया और अंततः उन्हें दोषी ठहराया गया। 14 पीटर्स को सजा के हिस्से के रूप में मनोरोग उपचार प्राप्त हुआ। उनकी आत्मकथा के अनुसार पाइपर अदालती मामले को लेकर अनिच्छुक थी, लेकिन उसके माता-पिता और उसके लेबल ने उस पर दबाव डाला। उन्होंने पुस्तक में ये भी कहा कि यही कारण है कि द टाइड इज हाई को एकल के रूप में रिलीज नहीं किया गया। उन्होंने लिखा, अदालत का मामला वो करने में सफल रहा जो मैं अकेले नहीं कर सकती थी, संबंधों को तोड़ना। इसके बिना मैं शायद वापस आ जाती। जनवरी 2007 में बीबीसी रेडियो 1 डीजे क्रिस मोल्स ने डाउनलोड बिक्री के पक्ष में नए चार्ट नियमों का परीक्षण करने के एक तरीके के रूप में हनी टू द बी को डाउनलोड बिक्री पर शीर्ष 100 में वापस लाने के लिए एक अभियान शुरू किया। 15 अभियान सफल रहा। हनी टू द बी पहली बार रिलीज होने के 8 साल बाद आधिकारिक यूके एकल चार्ट में 17वें नंबर पर फिर से प्रवेश कर गया। फिल्म और टेलीविजन प्रदर्शन। 2004 में पाइपर द कैल्शियम किड और थिंग्स टू डू बिफोर यू आर 30 फिल्मों में दिखाई दिए। 16 डॉक्टर हू पर काम शुरू करने से कुछ समय पहले अगस्त 2005 में रिलीज हुई हॉरर फिल्म स्पिरिट ट्रैप में उनकी मुख्य भूमिका थी, जिसे खराब समीक्षा मिली थी। नवंबर 2005 में उन्होंने बीबीसी के मुच एडो अबाउट नथिंग के रूपांतरण में हीरो के रूप में अभिनय किया, जिसे कैंटरबरी टेल्स 2003 17 श्रृंखला के समान आधुनिक समय के लिए अद्यतन किया गया था, जिसमें उन्होंने अभिनय किया था, जिसमें हीरो अब एक मौसम है। एक टेलीविजन स्टेशन में प्रस्तोता। 2005 में डॉक्टर हू को टीवी से 16 साल की अनुपस्थिति के बाद पुनर्जीवित किया गया था। पाइपर को द डॉक्टर क्रिस्टोफर एक्लेस्टन द्वारा अभिनीत के 9वें अवतार के यात्रा साथी रोज टायलर के रूप में लिया गया था। पाइपर ने डॉक्टर हू में अपने काम के लिए 2005 और 2006 के राष्ट्रीय टेलीविजन पुरस्कारों में सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेत्री की श्रेणी जीती। 18 बीबीसी न्यूज़ ने उन्हें 2005 के लिए अपने वर्ष के चेहरों में से एक नामित किया, मुख्यतः डॉक्टर हू में उनकी सफलता के कारण। जनवरी 2006 में द साउथ बैंक शो अवार्ड्स में
गायन से अभिनय में उनके सफल बदलाव के लिए उन्हें द टाइम्स ब्रेकथ्रू अवार्ड से सम्मानित किया गया। मार्च में टेलीविजन और रेडियो इंडस्ट्रीज क्लब ने अपने वार्षिक पुरस्कार समारोह में उन्हें सर्वश्रेष्ठ नई टीवी प्रतिभा के रूप में नामित किया। सितंबर में उन्हें टीवी क्विक और टीवी चॉइस अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब दिया गया। 19 संशोधित डॉक्टर हू की बेहद सफल पहली श्रृंखला के पूरा होने के बाद ब्रिटिश मीडिया ने नियमित रूप से इस बारे में परस्पर विरोधी रिपोर्टें जारी की कि पाइपर कितने समय तक शो में रहेगा। मार्च 2006 में उन्होंने दावा किया कि वह 2007 में डॉक्टर हू की तीसरी श्रृंखला में इसे जारी रखेंगी। 20 मई में हालांकि ऐसी खबरें आईं कि वह श्रृंखला छोड़ने पर विचार कर रही थीं, हालांकि उन्होंने इसके महिला संस्करण में भूमिका निभाने में रुचि व्यक्त की थी। भविष्य में डॉक्टर संभवतः रोज के बारे में प्रस्तावित डॉक्टर हू स्पिन ऑफ श्रृंखला से संबंधित है, जिसे बाद में हटा दिया गया था। 21 जून में बीबीसी ने घोषणा की कि वह दूसरी श्रृंखला के अंतिम एपिसोड डूम्सडे 2006 में प्रस्थान करने वाली थी। 22 उनके जाने का निर्णय 1 साल पहले ही ले लिया गया था, लेकिन अभी तक इसे सार्वजनिक नहीं किया गया था। 23 पाइपर ने सीक्रेट डायरी ऑफ ए कॉल गर्ल 2007-2012 में हन्ना बैक्स्टर के रूप में अभिनय किया, जो कि ब्रुक मैग्नांती की द इंटीमेट एडवेंचर्स ऑफ ए लंदन कॉल गर्ल का ITV2 रूपांतरण है। यह एक उच्च श्रेणी की वेश्या के जीवन का विवरण देने वाला एक संस्मरण है, जिसने बैले को गोद लिया था। डी जर्ज उनके छद्म नाम के रूप में, जो सितंबर 2007 से प्रसारित हुआ। भूमिका के लिए अपनी तैयारी के हिस्से के रूप में पाइपर ने संस्मरण के लेखक से 2 साल पहले एक शोध वैज्ञानिक के रूप में अपनी पहचान रविवार के समाचार पत्र में पर रकट होने से मुलाकात की थी। मुझे निश्चित रूप से मिलना था भाग लेने में सक्षम होने के लिए शब्दों के पीछे का व्यक्ति। लोगों ने मुझसे उसके बारे में पूछा और मुझे कुछ भी बताने से बचने के लिए बस मुस्कुराना पड़ा। 24 पाइपर और डेविड टेनेंट पेनार्थ में डॉक्टर हू की चौथी श्रृंखला का फिल्मांकन कर रहे हैं। नवंबर 2007 में बीबीसी ने पुष्टि की कि वह 3 एपिसोड के लिए डॉक्टर हू की चौथी श्रृंखला में रोज टायलर के रूप में अपनी भूमिका फिर से निभाएंगी। बाद में डॉक्टर हू मैगजीन में रसेल टी डेविस द्वारा इसकी पुष्टि की गई कि उनके जाने के बाद से ही इस वापसी की योजना बनाई गई थी। श्रृंखला अप्रैल 2008 में शुरू हुई। 25 और कई कैमियो के बाद पाइपर ने श्रृंखला के 4 अंतिम एपिसोड टर्न लेफ्ट, द स्टोलन अर्थ और जर्नीज एंड में रोज के रूप में अपनी आधिकारिक वापसी की। उन्होंने शुरू में यह नहीं बताया कि वह इस भूमिका को दोबारा निभाएंगी या नहीं। डॉक्टर हू कॉन्फिडेंशियल पर साक्षात्कार में उन्होंने टिप्पणी की कि यह वास्तव में डॉक्टर और रोज के लिए कभी अंत नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से निकट भविष्य का अंत है। 26 पाइपर ने 2 स्टैंड अलोन टेलीविजन प्रस्तुतियों पर काम पूरा किया। फिलिप पुलमैन के ऐतिहासिक उपन्यास द रूबी इन द स्मोक के पहले बीबीसी रूपांतरण में, जिसे दिसंबर 2006 में प्रसारित किया गया था, उन्होंने एक विक्टोरियन अनाथ सैली लॉकहार्ट की भूमिका निभाई थी। बीबीसी ने पुलमैन के सैली लॉकहार्ट उपन्यासों के सभी 4 को फिल्माने की योजना बनाई, जिसमें पाइपर ने द शैडो इन द नॉर्थ में भूमिका जारी रखी, जिसे दिसंबर 2007 में दिखाया गया था। पाइपर जेन ऑस्टन के उपन्यास मैन्सफील्ड पार्क के रूपांतरण में फैनी प्राइस के र में भी दिखाई दिए। मार्च 2007 में ITV1 पर प्रदर्शित किया गया। 27 बीबीसी के अलावा किसी अन्य प्रसारक के लिए टेलीविजन पर यह उनकी पहली अभिनय भूमिका थी। इसके बाद उन्होंने विभिन्न टेलीविजन विज्ञापनों के लिए आवाज दी, जिसमें जून 2007 में प्रसारित होने वाला कंफर्ट फैब्रिक सॉफ्टनर विज्ञापन भी शामिल था। सीक्रेट डायरी ऑफ ए कॉल गर्ल की दूसरी श्रृंखला, जिसमें पाइपर फिर से मुख्य भूमिका में थे, का फिल्मांकन मई 2008 में शुरू हुआ, जिसके दौरान सेक्स दृश्यों के दौरान पाइपर की गर्भावस्था को छिपाने के लिए एक बॉडी डबल को काम पर रखा गया था। 282930 इस दौरान पाइपर को इस बात की चिंता करते हुए भी उद्धृत किया गया कि टॉपलेस दृश्यों और आवश्यक अन्य यौन दृश्यों की प्रकृति के कारण उसने अपना भविष्य का करियर बर्बाद कर लिया है।
31 तीसरी श्रृंखला का प्रसारण जनवरी 2010 में शुरू हुआ। 32 तीसरी और चौथी श्रृंखला के लिए पाइपर को कार्यकारी निर्माता के रूप में श्रेय दिया गया। जनवरी 2010 में तीसरी श्रृंखला के प्रसारण के साथ जुड़ते हुए और वास्तविक बैले डे जर्स से उसकी वास्तविक पहचान की पुष्टि करते हुए ITV2 ने एक साक्षात्कार विशेष बिली एंड द रियल बैले बेयर ऑल प्रसारित किया, जिसमें पाइपर की डॉक्टर ब्रुक मैग्नेंटी से मुलाकात हुई। पहली बार कैमरा 33 2015 ओज कॉमिक कॉन में डॉक्टर हू पैनल में पाइपर। उन्होंने 2008-2010 के डॉक्टर हू स्पेशल के आखिरी शो द एंड ऑफ टाइम में रोज टायलर के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। रोज टायलर के एक युवा संस्करण के रूप में, विशेष रूप से 2005 के एपिसोड रोज में 9वें डॉक्टर के साथ उनकी प्रारंभिक मुलाकात से 3 महीने पहले। उन्होंने अप्रैल 2010 में BBC 1 पर प्रदर्शित ए पैशनेट वुमन के 2 भाग वाले टीवी रूपांतरण में सू जॉन्स्टन के साथ बेटी की भूमिका भी साझा की। 34-35 मई 2011 में ये घोषणा की गई कि पाइपर कलाकारों में शामिल होंगे। रॉबिन शैपर्ड द्वारा निर्देशित एक रोमांस कॉमेडी फिल्म जिसका शीर्षक झूठ के बारे में सच्चाई है। 36 जनवरी 2013 में पाइपर ने द ग्राहम नॉर्टन शो में कहा कि उन्हें डॉक्टर हू की 50वीं वर्षगांठ पर लौटने के लिए नहीं कहा गया था। 37 हालांकि BBC ने अगले मार्च में घोषणा की कि वह विशेष कार्य। पाइपर ने मार्च और अप्रैल 2018 के दौरान न्यूयॉर्क के पार्क एवेन्यू आर्मरी में एक सीमित समय में प्रदर्शन को दोहराया, जो उनका न्यूयॉर्क स्टेज डेब्यू था। उन्हें एक बार फिर सर्वसम्मति से आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। 68 न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि पाइपर का प्रदर्शन एक बिना शर्त जीत और बेहद शक्तिशाली था 68 और इसे 5 सितारे दिए, जबकि हॉलीवुड रिपोर्टर ने उसे बिल्कुल चौंका देने वाला पाया। जब अभिनेत्री पर्दे पर आती है, भावनात्मक और शारीरिक रूप से थकी हुई दिखती है, तो आप खुद को राहत पाते हैं कि वह क्या है और चिंतित हैं कि अगली रात उसे ये सब फिर से करना होगा। 69 टाइम आउट ने पाइपर की तुलना एक क्रोधित जानवर से करते हुए चेतावनी दी कि उसके आश्चर्यजनक प्रदर्शन ने दर्शकों पर मनोवैज्ञानिक जैसी भावनाएं पैदा कर दी। NBC की केटी एंगलहार्ट ने कहा, पाइपर इतना विनाशकारी है कि मुझे अपनी सीट पर लगभग उल्टी हो गई। यह समर्थन जैसा नहीं लगता, लेकिन ये है। 70 वोग ने पाइपर को उसकी पीढ़ी की महान प्रतिभाओं में से एक के रूप में सराहा और उसके प्रदर्शन को आश्चर्यजनक, कच्चा, भयानक और भयानक बताया। AM न्यूयॉर्क के आलोचक ने दावा किया कि उसे हौंफते हुए छोड़ दिया गया था, जबकि न्यूयॉर्क स्टेज रिव्यू में पाइपर का अथाह रसातल में नीचे की ओर जाना पूरी तरह से कष्टदायक और बेहद उल्लेखनीय था। 70 व्यक्तिगत जीवन। पाइपर ने 6 महीने की डेटिंग के बाद 6 मई 2001 को लास वेगास के पास पैराडाइज, नेवादा में लिटिल चर्च ऑफ द वेस्ट में एक गुप्त समारोह में टेलीविजन प्रस्तोता क्रिस इवांस से शादी की। उनकी शादी पर काफ़ी टिप्पणी की गई क्योंकि पाइपर 18 वर्ष के थे और इवांस 35 वर्ष के थे। 71 2004 में दोनों अलग हो गए और मई 2007 में उनका तलाक हो गया। 72-73 पाइपर ने 31 दिसंबर 2007 को वेस्ट ससेक्स के इज़बोन में सेंट मैरी चर्च में अभिनेता लॉरेंस फॉक्स से शादी की। 74 उनके 2 बेटे हैं। 75-76 पाइपर को मई 2016 में तलाक दे दिया गया। 77-78 पाइपर ने 2016 में ट्राइब्स के फ्रंटमैन जॉनी लॉर्ड के साथ डेटिंग शुरू की। उनकी बेटी का जन्म 2 जनवरी 2019 को हुआ। 79 यह जोड़ी 2023 में अलग हो गई। रूफस फ्रेडरिक सीवल, SJUL, जन्म 29 अक्टूबर 1967, एक ब्रिटिश अभिनेता हैं। फिल्म में वो कैरिंगटन 1995, हैमलेट 1996, डेंजरस ब्यूटी 1998, डार्क सिटी 1998, ए नाइट्स टेल 2001, द लीजेंड ऑफ ज़ोरो 2005, द इल्यूजनिस्ट 2006 में दिखाई दिए हैं। अमेजिंग ग्रेस 2006, द हॉलिडे 2006, द टूरिस्ट 2010, अब्राहम लिंकन, वैम्पायर हंटर 2012, जूड।
2019, द फादर 2020 और ओल्ड 2021। टेलीविजन पर वो मिडिल मार्च 1994, अरेबियन नाइट्स 2000, चार्ल्स दो, द पावर एंड द पैशन 2003, जॉन एडम्स 2008, 11th आवर 2008, 2009, जैन 2011, द में दिखाई दिए हैं। पिलर्स ऑफ द अर्थ 2010, परेड्स एंड 2012, विक्टोरिया 2016, 2017, द मैन इन द हाई कैसल 2014, 2019 और द मार्वलस मिसेज मैसल 2019 और द पेल हॉज 2020। वह वर्तमान में नेटफ्लिक्स श्रृंखला द डिप्लोमेट में अभिनय करते हैं। 1. मंच पर उन्होंने टॉम स्टॉपर्ड के अर्काडिया 1993 में सेप्टिमस हॉज की भूमिका और स्टॉपर्ड के रॉक एंड रोल 2006 में जॉन की भूमिका निभाई, जिसके बाद उन्हें एक नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए ओलिविया पुरस्कार मिला। साथ ही नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए टोनी पुरस्कार के लिए नामांकन भी। प्रारंभिक जीवन। सीवल का जन्म एक वेल्श कलाकार और शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित पियानो वादक जो के बेटे के रूप में हुआ था। 2-3 उनके एंग्लो ऑस्ट्रेलियाई पिता विलियम जॉन फ्रेडरिक सीवल 1924-1978 का जन्म ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजी माता पिता के यहाँ हुआ था और उन्होंने बीटल्स के लिए एनिमेशन के लूसी इन द स्काई विद डायमंड्स खंड पर एक एनिमेटर के रूप में काम किया था। येलो सबमरीन फिल्म 4, 5, 6, 7। जब सेवल 5 वर्ष के थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया और जब वो 10 वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। 8-9 सेवल की मां बाद में द पेलिकन, लॉघर्थ, कार्मर्थशायर में रहीं, जो पहले वेल्श कवि और लेखक डायलन थॉमस के माता पिता का घर था। 3-10 सीवल ने कहा है कि वह एक कठिन किशोर था। 8 सेवल की शिक्षा ट्राफल्गर जूनियर स्कूल में हुई, जो ट्विकेनहैम का एक राजकीय जूनियर स्कूल है, जिसे उन्होंने 1978 में छोड़ दिया था। ट्राफल्गर जूनियर स्कूल में रहते हुए वो ड्रामा क्लब के सदस्य थे और उन्होंने रम्पेल्स्टिल्टस्किन में मुख्य भूमिका निभाई थी, जिसमें उन्होंने पूरे समय अपने घुटनों के बल बैठकर अभिनय किया था। प्रशस्ति पत्र आवश्यक। सेवल ऑर्लियंस पार्क स्कूल में चले गए। 11 ट्विकेनहैम में एक राज्य व्यापक स्कूल, जिसे उन्होंने 1984 में छोड़ दिया। उसके बाद वेस्ट टेम्स कॉलेज गए, जहां एक नाटक शिक्षक ने उन्हें ड्रामा स्कूल के ऑडिशन के लिए भेजा। बाद में उन्होंने लंदन के रॉयल सेंट्रल स्कूल ऑफ स्पीच एंड ड्रामा में दाखिला लिया। 8-11 करियर। स्नातक होने के बाद सेवल को जूडी डेंच द्वारा एक एजेंट के साथ स्थापित किया गया था, जिसने उन्हें सेंट्रल स्कूल ऑफ स्पीच एंड ड्रामा में एक नाटक में निर्देशित किया था। उद्धरण वांछित उनका सफल वर्ष 1993 था, जिसमें उन्होंने माइकल विनर की फिल्म डर्टी वीकेंड में अप्रिय टिम के रूप में अभिनय किया। क्राइटेरियन थिएटर में एक नाटक में उन्हें देखने के बाद विजेता ने उन्हें चुना। 12 इसके अलावा 1993 में सीवल ने जॉर्ज एलियट के बीबीसी धारावाहिक मिडिल मार्च में और द रॉयल नेशनल थिएटर, लिटिलटन में टॉम स्टॉपर्ड के नाटक अर्काडिया में मंच पर अभिनय किया। उनके फिल्मी काम में 1995 की जॉन स्लेसिंगर द्वारा निर्देशित कोल्ड कंफर्ट फार्म, 1998 में साइंस फिक्शन फिल्म डार्क सिटी में जॉन मडॉक की मुख्य भूमिका, अमेजिंग ग्रेस, द इल्यूजनिस्ट और नैन्सी मेयर्स की रोमांटिक कॉमेडी द हॉलिडे शामिल हैं। अमेजिंग ग्रेस ब्रिटेन में गुलामी को खत्म करने के लिए विलियम विल्बरफोर्स की राजनीतिक लड़ाई से संबंधित है, जिसमें सेवल विल्बरफोर्स के सह प्रचारक थॉमस क्लार्कसन की भूमिका निभा रहे हैं। सेवल को उनकी खलनायक भूमिकाओं के लिए जाना जाता है, जैसे कि ए नाइट्स टेल, द लीजेंड ऑफ ज़ोरो, ब्लेस द चाइल्ड, हेलेन ऑफ ट्रॉय और द इल्यूजनिस्ट। उन्होंने इस बारे में अपनी नाखुशी के बारे में बात करते हुए कहा कि मैं दोबारा खलनायक की भूमिका नहीं निभाना चाहता। 13 सीवल का कहना है, प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी अपनी चीज़ें होती हैं जिन्हें वह प्राप्त करना चाहता है। मेरे साथ ये ठीक है, मैं 19वीं सदी के इस उच्च वर्ग के बुरे आदमी को कैसे अलग और दिलचस्प बना सकता हूँ। 2008 में सीवल HBO मिनिसीरीज जॉन एडम्स में अलेक्जेंडर हैमिल्टन के रूप में दिखाई दिए। BBC के चार्ल्स दो,
द पावर एंड द पैशन में चार्ल्स द्वितीय के चित्रण के लिए उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। श्रृंखला के कलाकारों में इयान मैकडिआर्मिड, हेलेन मैक्रोरी, रूपर्ट ग्रेव्स और शर्ली हेंडरसन शामिल थे और राजा के निर्वासन के अंतिम दिनों से लेकर उनकी मृत्यु तक के जीवन का वर्णन किया गया था। उन्होंने विवादास्पद फिल्म डाउनलोडिंग नैन्सी में सह अभिनय किया, जो 5 जून 2009 को रिलीज हुई थी। 15/2008 में सनडांस फिल्म फेस्टिवल में दर्शक स्क्रीनिंग से बाहर चले गए। विवाद के बावजूद सेवल दृढ़तापूर्वक फिल्म का समर्थन करना जारी रखे हुए हैं। यह एक ऐसी फिल्म है जिस पर मुझे बहुत गर्व है, चाहे आप इसे विफल मानें या सफल, चाहे आप इसे पसंद करें या नापसंद करें। मुझे इसमें शामिल होने पर गर्व है। 14 2006 और 2009 के बीच बीबीसी रेडियो पर सीवल ने रसेल थांडाइक की डॉक्टर सिन की कहानियां पढ़ीं, जो 18वीं सदी के पादरी, साहसी, तस्कर और समुद्री डाकू के कारनामे थे। हालांकि सेवल को कॉस्ट्यूम ड्रामा में अपने काम के लिए जाना जाता है, लेकिन वे आधुनिक नाटकों में क्रेवेट-लेस भूमिकाएं पसंद करते हैं, जैसे कि बीबीसी के शेक्सपियर के द टैमिंग ऑफ द श्रू के 2005 संस्करण में पेट्रुचियो की भूमिका। इसे शेक्सपियर रीटोल्ड श्रृंखला के भाग के रूप में दिखाया गया था और इस भूमिका ने उन्हें 2006 बाफ्टा टेलीविजन अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नामांकन दिलाया। कहानी की इस आधुनिक पुनर्कथन में कार्रवाई 17वीं सदी के पडुआ, इटली से 21वीं सदी के लंदन तक चलती है। पेशेवर अभिनेता बनने के बाद सेवल ने चौथी बार शेक्सपियर के नाटक पर आधारित काम में अभिनय किया है। इससे पहले उन्होंने 1995 में हेनरी इव, भाग 1 में हॉटस्पर, 1996 में हैमलेट में फोर्टिनब्रास और 1999 में मैकबेथ में शीर्षक भूमिका निभाई थी। इस भूमिका ने उन्हें अपने चार्ल्स द्वितीय के सह कलाकार शर्ली हेंडरसन के साथ फिर से जोड़ा। वह जून से जुलाई 2006 तक रॉयल कोर्ट थिएटर में और जुलाई से नवंबर 2006 तक ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर में टॉम स्टॉपर्ट के नाटक रॉक एंड रोल के प्रीमियर और पहले भाग में दिखाई दिए। यह नाटक एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता थी, जिसमें अभिनय किया गया था। हाउसफुल और कई पुरस्कार और नामांकन एकत्र किए, जिनमें इवनिंग स्टैंडर्ड अवार्ड्स, क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड्स और ओलिवियर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में सेवल की जीत शामिल है। उन्होंने कोलिंस के लिए 36 सीडी पर इयान फ्लेमिंग की 11 जेम्स बॉन्डर किताबें रिकॉर्ड की हैं। उन्होंने सीबीएस टीवी श्रृंखला 11th आवर में डॉक्टर जेकब हूड की मुख्य भूमिका निभाते हुए फिल्म, टेलीविजन और थिएटर में काम करना जारी रखा है। उन्होंने नवंबर 2009 में लघु श्रृंखला द पिलर्स ऑफ द अर्थ का फिल्मांकन पूरा किया, जिसे 2010 में टीवी पर दिखाया गया था। 16 2010 में उन्होंने बीबीसी वन ड्रामा सीरीज जैन के लिए माइकल डिबिडन के सबसे अधिक बिकने वाले उपन्यासों पर आधारित इतालवी जासूस ऑरेलियो जैन की भूमिका निभाई। 3 एपिसोड रोम में फिल्माए गए थे और जनवरी 2011 की शुरुआत में बीबीसी वन पर दिखाए गए थे। सीरीज को सिर्फ एक सीजन के बाद बीबीसी द्वारा रद्द कर दिया गया था। 17 उन्होंने फिल्म द टूरिस्ट में भी एक छोटा सा किरदार निभाया था, जिसमें एंजेलिना जोली और जॉनी डेप भी थे और ये 2010 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। 18 उन्होंने फिल्म अब्राहम लिंकन वैम्पायर हंटर में मुख्य पिशाच एडम की भूमिका निभाई थी। 19 जिसे न्यू ऑर्लियंस में फिल्माया गया और जून 2012 में रिलीज किया गया। 20 सेवल ने पिंक फ्लॉयड के एल्बम द डार्क साइड ऑफ द मून पर आधारित टॉम स्टॉपर्ट के 2013 रेडियो नाटक डार्क साइड में एथिक्स मैन की भूमिका निभाई। 21 सेवल ने फिल्म हरक्यूलिस में ऑटोलिकस के रूप में ड्वेन जॉनसन के साथ सह अभिनय किया, जो जुलाई 2014 में रिलीज हुई थी। 22 2015 में सेवल ने ब्लिंकी बिल द मूवी में एक जंगली बिल्ली, सर क्लाउड की भूमिका को आवाज दी। सेवल हाल ही में द मैन इन द हाई कैसल में उच्च पदस्थ अमेरिकी से नाजी अधिकारी बने जॉन स्मिथ के रूप में 23 और विक्टोरिया में लॉर्ड मेलबर्न के रूप में दिखाई दिए हैं। फरवरी 2023 में ये घोषणा की गई थी कि सेवल को स्कूप में प्रिंस एंड्रू के रूप में चुना गया था,
जो एंड्रू के 2019 न्यूज़नाइट साक्षात्कार के बारे में एक नेटफ्लिक्स नाटक था, जिसमें एमिली मैटलिस, बिली पाइपर और कीली हावेस के रूप में गिलियन एंडरसन सह कलाकार थे। व्यक्तिगत जीवन। सीवल की 2 बार शादी हो चुकी है। उनकी पहली पत्नी उनकी दीर्घकालिक प्रेमिका थी, 8 ऑस्ट्रेलियाई फैशन पत्रकार यास्मीन अब्दुल्ला। उनकी शादी 1999 में हुई और 2000 में तलाक हो गया। 24 उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी, पटकथा लेखक और निर्माता एमी गार्डनर से 2004 में शादी की, 8 और 2006 में तलाक हो गया। 25 उनका एक बेटा है, विलियम डगलस सीवल, जन्म 2002। सीवल की अमी कोमाई से एक बेटी लोला, जन्म 2013 भी है। 26-27 दिसंबर 2023 में उनकी अमेरिकी अभिनेत्री विवियन बेनिटेज से सगाई हो गई। 28 फिल्मोग्राफी। फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियाँ 1991 21 पुलिसमैन, 1993 गंदा सप्ताहांत टिम, 1994 कोई महत्व का आदमी रोबी फे, 1995 कैरिंगटन मार्क गर्टलर, कोल्ड कंफर्ट फार्म सेट स्टाकेडर, 1996 छोटा गांव फोर्टिनब्रास, विजय मार्टिन रिकॉर्डो, 1997 वुडलैंडर्स जाइल्स विंटरबॉर्न। अक्टूबर 2014 में एंडरसन ने जेफ रोविन के साथ सह लेखक अपनी पहली पुस्तक ए विजन ऑफ फायर प्रकाशित की। ये पुस्तक द अर्थेंड सागा त्रयी के रूप में विकसित हुआ पहला उपन्यास है। प्रकाशक ने इसे महाकाव्य अनुपात का एक विज्ञान कथा थ्रिलर के रूप में वर्णित किया है। 81-82 दिसंबर 2015 में एंडरसन और रोविन ने त्रयी का अपना दूसरा उपन्यास ए ड्रीम ऑफ आइस प्रकाशित किया। 83 जनवरी 2016 में एंडरसन ने BBC वन के टेलीविजन रूपांतरण वॉर एंड पीस में अन्ना पावलोवना शायर की भूमिका निभाई। 84 उसी महीने वो द एक्स फाइल्स के 6 एपिसोड के 10वें सीजन में FBI के विशेष एजेंट डाना स्क्ली की भूमिका निभाने के लिए लौट आईं। 85 एंडरसन ने 90 के दशक में द एक्स फाइल्स में अपने पुरुष सह कलाकार के साथ समान वेतन पाने के लिए संघर्ष किया और सफल रहीं, और फिर 2015 में जब नेटवर्क के साथ अपने वेतन पर बातचीत की। वह भूमिका में समान वेतन के लिए अपने संघर्ष के बारे में हमेशा मुखर रही हैं। 86 23 अप्रैल 2016 से 4 जून 2016 तक एंडरसन ने न्यूयॉर्क शहर के ब्रुकलिन में नए सेंट एंड वेयरहाउस में मंच पर ए स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर में ब्लैंच डुबोइस की अपनी भूमिका दोहराई। 87 13 सितंबर 2016 को एंडरसन और रोविन ने द साउंड ऑफ सीज प्रकाशित किया, द अर्थेंड सागा त्रयी का उनका तीसरा और अंतिम उपन्यास। 88 उसी महीने वो द फॉल की तीसरी श्रृंखला में DSU स्टेला गिब्सन का किरदार निभाने के लिए लौट आईं। 89 एंडरसन रोंजा द रॉबर्स डॉटर स्टूडियो घिबली के एनीमे के अंग्रेजी डब के कथावाचक हैं, जो जनवरी 2017 में अमेज़न प्राइम पर स्ट्रीम होना शुरू हुआ। 90 फरवरी 2017 में एंडरसन ने गुरिंदर चड्ढा की विभाजन ड्रामा फिल्म में एडविना माउंटबेटन की भूमिका निभाई। वाइसराय हाउस 2017। 91 2017 बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में एंडरसन। 7 मार्च 2017 को एंडरसन और पत्रकार कार्यकर्ता जेनिफर नडेल ने महिलाओं के लिए अपनी स्व-सहायता गाइड पुस्तक प्रकाशित की, जिसका शीर्षक वी ए मैनिफेस्टो फॉर वुमेन एवरीवेयर है। 92 एंडरसन ने कहा कि यह पुस्तक दुनिया भर की सभी महिलाओं के लिए आह्वान है और महिलाओं में मैं लड़कियों, ट्रांसजेंडर, किसी भी व्यक्ति को शामिल करता हूं जो खुद को आंतरिक रूप से महिला के रूप में पहचानता है। 93 अप्रैल 2017 में उन्होंने अमेरिकन गोड्स के पहले सीजन में देवी मीडिया की भूमिका निभाई, जो इसी नाम के नील गैमन के व ज्ञान कथा उपन्यास का एक टेलीविजन श्रृंखला रूपांतरण है। 94 शो के निर्माता ब्रायन फुलर और माइकल ग्रीन के श्रोता के रूप में प्रस्थान के बाद एंडरसन ने कहा कि वो शो में वापस नहीं आएंगी। 95 अक्टूबर 2017 में एंडरसन क्रुक्ड हाउस में ग्लेन क्लोज और क्रिस्टीना हेंड्रिक्स के साथ दिखाई दिए, जो इसी नाम के अगाथा क्रिस्टी के उपन्यास का फिल्म रूपांतरण था। 96 जनवरी 2018 में
वह द एक्स फाइल्स के 11वें सीजन में FBI स्पेशल एजेंट डाना स्क्ली की भूमिका निभा रही थी। 97 जनवरी 2018 में उसने पुष्टि की कि वह सीजन के अंत के बाद द एक्स फाइल्स छोड़ देगी। 98 एंडरसन स्टार सिटीजन के एकल खिलाड़ी घटक स्क्वाड्रन 42 में कैप्टन मैक्लारेन की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। 99 जनवरी 2019 में उन्होंने नेटफ्लिक्स ड्रामा सेक्स एजुकेशन में जीन मिल्बन का किरदार निभाना शुरू किया। 2 फरवरी 2019 से 11 मई 2019 तक एंडरसन ने नोएल कावर्ड थिएटर में ऑल अबाउट ईव के एक स्टेज प्रोडक्शन में मार्गो चैनिंग को चित्रित किया, जिसके लिए उन्हें अपना तीसरा लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुआ। 101,102 7 सितंबर 2019 को ये घोषणा की गई कि वह नेटफ्लिक्स की ऐतिहासिक ड्रामा सीरीज द क्राउन के चौथे सीजन में पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर का किरदार निभाएंगी। 103 एंडरसन किसी प्रमुख प्रोडक्शन में थैचर का किरदार निभाने वाली द आयरन लेडी में मेरिल स्ट्रीप के बाद दूसरी रिकी अभिनेत्री हैं। एक बयान में एंडरसन ने कहा, मैं द क्राउन के कलाकारों और चालक दल में शामिल होने और ऐसी जटिल और विवादास्पद महिला को चित्रित करने का अवसर पाकर बहुत उत्साहित हूँ। थैचर निस्संदेह दुर्जेय थी, लेकिन मैं सतह के नीचे खोज करने और साहस करने का आनंद ले रहा हूँ। मैं कहता हूँ, उस आइकन से प्यार हो रहा हूँ, जिसने चाहे प्यार किया हो या तिरस्कृत, एक युग को परिभाषित किया। 104 एंडरसन को अपनी भूमिका के लिए आलोचकों की प्रशंसा मिली। उन्होंने अपने किरदार के लिए एमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। 105,106 2020 फरवरी 2021 में एंडरसन ने व्हाइट बड का फिल्मांकन शुरू किया। 107 शुरुआत में इसे 16 सितंबर 2022 को रिलीज किया जाना था, लेकिन बाद में इसे 14 अक्टूबर 2022 तक विलंबित कर दिया गया। 108 सितंबर 2022 में लायंसगेट ने फिल्म को अपने रिलीज शेड्यूल से हटा दिया, हालांकि जनवरी 2023 में इसे पुनर्निर्धारित किया गया। अगस्त 2023 के लिए 109,108 नवंबर 2021 में एंडरसन ने रॉबिन में बिल्ली को आवाज दी, जो चूहों द्वारा पाले गए एक पक्षी के बारे में एक स्टॉप मोशन लघु क्रिसमस फिल्म है जो सवाल कर रही है कि वह कहाँ की है। 110 रॉबिन को सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड लघु फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 111 दिसंबर 2021 में उन्होंने हुलू के द ग्रेट के सीजन 2 में कैथरीन द ग्रेट की मां जोआना की भूमिका निभाई। 112 फरवरी 2022 में एंडरसन ने अपना पहला ऑडियो शो व्हाट डू आई नो शीर्षक से लॉन्च किया। क्यूरियो पर गिलियन लेह एंडरसन OBDLIEN जिल EN जन्म 9 अगस्त 1968 एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। उनके श्रेमी श्रृंखला द एक्स फाइल्स में FBI के विशेष एजेंट डाना स्क्ली, टेरेंस डेविस की फिल्म द हाउस ऑफ मिर्थ 2000 में दुर्भाग्यपूर्ण सोशलाइट लिली बाट, अपराध नाटक टेलीविजन में DSU स्टेला गिब्सन की भूमिकाएं शामिल हैं। सीरीज द फॉल नेटफ्लिक्स कॉमेडी ड्रामा सेक्स एजुकेशन में सेक्स थेरेपिस्ट जीन मिल्बन और नेटफ्लिक्स ड्रामा सीरीज द क्राउन के चौथे सीजन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर। अन्य सम्मानों में उन्होंने 2 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार, 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और 4 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार जीते हैं। शिकागो में जन्मे एंडरसन लंदन और ग्रैंड रैपिड्स, मिशिगन में पले बढ़े। उन्होंने शिकागो में डेपॉल विश्वविद्यालय के थिएटर स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, फिर अपने अभिनय करियर को आगे बढ़ाने के लिए न्यूयॉर्क शहर चली गईं। मंच पर अपना करियर शुरू करने के बाद उन्होंने अमेरिकी विज्ञान फाई ड्रामा श्रृंखला द एक्स फाइल्स में FBI स्पेशल एजेंट डाना स्क्ली की भूमिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल की। उनके फिल्मी काम में द माइटी सेल्ट 2005, द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड 2006, शैडो डांसर 2012, वाइसराय हाउस 2017 और 2 एक्स फाइल्स फिल्में द एक्स फाइल्स, फाइट द फ्यूचर 1998 शामिल हैं और द एक्स फाइल्स, आई वॉन्ट टू बिलीव
2008। अन्य उल्लेखनीय टेलीविजन क्रेडिट में शामिल हैं ब्लेक हाउस में लेडी डेडलॉक 2005, एनी ह्यूमन हॉट में वालिस सिम्पसन 2010, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में मिस हविशम 2011, हैनिबल पर डॉक्टर बेडेलिया डू मॉरियर 2013-2015, मीडिया ऑन अमेरिकन गॉड्स 2017 और द फर्स्ट लेडी 2022 पर एलेनोर रूजवेल्ट। फिल्म और टेलीविजन के अलावा एंडरसन ने मंच पर कदम रखा और पुरस्कार और आलोचनात्मक प्रशंसा दोनों प्राप्त की। उनके मंचीय कार्य में एब्सेंट फ्रेंड्स 1991 शामिल है, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक का थिएटर वर्ल्ड अवार्ड जीता, ए डॉल्स हाउस 2009, जिसके लिए उन्हें लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, और ए स्ट्रीटकार नेम्ड डिजायर 2014-2016 में ब्लैंच डुबॉइस का चित्रण सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए इवनिंग स्टैंडर्ड थिएटर अवार्ड जीता और दूसरा लॉरेंस ओलिवियर प्राप्त किया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए पुरस्कार नामांकन 2019 में उन्होंने ऑल अबाउट ईव के स्टेज प्रोडक्शन में मार्गो चैनिंग की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें अपना तीसरा लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार नामांकन मिला। एंडरसन ने कई दान और मानवीय संगठनों का समर्थन किया है। वह न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस नेटवर्क की मानद प्रवक्ता और साउथ अफ्रीकन यूथ एजुकेशन फॉर सस्टेनेबिलिटी (SAS) की सह संस्थापक हैं। एंडरसन को नाटक में उनकी सेवाओं के लिए 2016 में ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश (OBE) का मानद अधिकारी नियुक्त किया गया था। वह 2002 से लंदन में रह रही हैं। पहले के वर्षों को यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच विभाजित किया गया था। प्रारंभिक जीवन। एंडरसन का जन्म शिकागो, इलिनॉइस में हुआ था। वह रोजमेरी पॉसी एलिस नी लेन की बेटी थीं। 3-4-5 कंप्यूटर विश्लेषक और बाद में वेस्ट मिशिगन के न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस सहायता समूह न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस इंक के उपाध्यक्ष थे, और होमर एडवर्ड एड एंडरसन 3, जो एक फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन कंपनी के मालिक थे। 6-7 उनके जन्म के तुरंत बाद उनके माता पिता 15 महीने के लिए प्यूर्टो रिको और फिर लंदन चले गए। परिवार स्थानांतरित हो गया ताकि उसके पिता लंदन फिल्म स्कूल में पढ़ सकें। 8 अपने बचपन के दौरान वह उत्तरी लंदन के क्राउच एंड और हेरिंगे में रहती थीं। 9 वह कोलरिज प्राइमरी स्कूल की छात्रा थी। 10 जब एंडरसन 11 वर्ष की थीं, तब उनका परिवार संयुक्त राज्य अमेरिका लौट आया और ग्रैंड रैपिड्स, मिशिगन में बस गया। 11 उन्होंने लंदन में एक फ्लैट रखना जारी रखा और अपनी गर्मियां वहीं बिताईं। 12 एंडरसन ने बाद में कहा कि उसका हमेशा से यूनाइटेड किंगडम लौटने का इरादा था। 13 ग्रैंड रैपिड्स में उन्होंने फाउंटेन एलिमेंट्री और क्रस्टन हाई स्कूल में भाग लिया, जो आंतरिक शहर के बच्चों के लिए मानव की पर जोर देने वाला एक कार्यक्रम था। 14 हम एक छोटे से रिपब्लिकन शहर में थे। वहाँ केवल 6 बदमाश थे। हम अजीब थे। ये लंदन जैसा नहीं है। एंडरसन ग्रैंड रैपिड्स में अपने युवा वर्षों पर 15 ग्रैंड रैपिड्स में जाने के बाद एंडरसन एक युवा लड़की के रूप में विद्रोही अवस्था से गुजरी। ड्रग्स लेना, अपने से अधिक उम्र के प्रेमी के साथ डेटिंग करना और गुंडा रूप धारण करना, अपने बालों को विभिन्न रंगों में रंगना, अपने सिर के किनारों को मुंडवाना, नाक छिदवाना और पूरी तरह से काले रंग की अलमारी पहनना। 1-4 साल की उम्र में उन्हें थेरेपी में रखा गया था। 15 एंडरसन ने डेड कैनेडीज और स्किनी पप्पी जैसे बैंड सुने। उसके सहपाठियों ने उसे क्लास जोकर, सबसे विचित्र लड़की और गिरफ्तार होने की सबसे अधिक संभावना के रूप में वोट दिया था। उसे ग्रेजुएशन की रात को अपने हाई स्कूल में दरवाजे के ताले तोड़ने और उसमें प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 17 बाद में वह अतिक्रमण के आरोपों को कम करने में कामयाब रही। 18 कम उम्र में एंडरसन को समुद्री जीव विज्ञान में रुचि थी, लेकिन अपने छोटे वर्षों के दौरान थिएटर में रुचि होने के बाद उन्होंने अपने पहले वर्ष के दौरान हाई स्कूल प्रस्तुतियों में और बाद में सामुदायिक थिएटर में अभिनय करना शुरू किया।
14 उन्होंने ग्रैंड रैपिड सिविक थिएटर एंड स्कूल ऑफ थिएटर आर्ट्स में एक छात्र प्रशिक्षु के रूप में भी काम किया। 1986 में हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद उन्होंने शिकागो में डेपॉल विश्वविद्यालय के थिएटर स्कूल में दाखिला लिया, जहां उन्होंने 1990 में ललित कला में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बीस एंडरसन ने कॉर्नेल विश्वविद्यालय में नेशनल थिएटर के ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम में भी भाग लिया। 14 अपने छात्र वर्षों के दौरान खुद को आर्थिक रूप से समर्थन देने के लिए उन्होंने शिकागो में गूज आइलैंड ब्रूपब में काम किया। एंडरसन के प्रसिद्ध होने के बाद शराब की भट्ठी ने अपनी एक बियर का नाम उसके नाम पर रखा, एक बेल्जियम शैली के फार्म हाउस एले जिसे गिलियन कहा जाता था। 13 एंडरसन 3 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। उनके भाई आरोन, जिन्हें न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस का पता चला था कि 2011 में 30 वर्ष की आयु में ब्रेन ट्यूमर से मृत्यु हो गई। आरोन एक डीजे, एक गुरु और एक बौद्ध अनुयायी थे। वो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में विकासात्मक मनोविज्ञान में पीएचडी कार्यक्रम के दूसरे वर्ष में थे जब 2008 में उन्हें ग्लियोब्लास्टोमा का पता चला। 21-22 उनकी बहन जो एक सिरेमिकिस्ट हैं, जिन्हें एंडरसन ने एक असाधारण कलाकार कहा। 23 एंडरसन द्विभाषी हैं और अमेरिकी और ब्रिटिश प्राप्त उच्चारण लहजे के बीच स्विच करने में सहज हैं। 24 उनके अंग्रेजी उच्चारण और पृष्ठभूमि के कारण अमेरिकी मिडवेस्ट में एक युवा लड़की के रूप में उनका मजाक उड़ाया गया और उन्हें जगह से बाहर महसूस किया गया और जल्द ही उन्होंने मिडवेस्टर्न लहजे को अपना लिया। आज तक वो आसानी से अपने अमेरिकी और अंग्रेजी लहजे के बीच बदलाव कर लेती है। 25-26 मई 2013 में ब्लॉग टॉक रेडियो के साथ एक साक्षात्कार के दौरान एंडरसन ने अपनी राष्ट्रीय पहचान के मामले को संबोधित किया। मुझसे पूछा गया है कि क्या मैं एक अमेरिकी की तुलना में एक ब्रिटिश की तरह अधिक महसूस करता हूं और मुझे नहीं पता कि उस प्रश्न का उत्तर क्या है। मुझे पता है कि लंदन मेरा घर है और मैं अपने घर के रूप में इससे बहुत खुश हूँ। मुझे लंदन एक शहर के रूप में बहुत पसंद है और मैं वहाँ अपनी पहचान के मामले में बहुत सहज महसूस करता हूँ, लेकिन मैं अभी भी थोड़ा चकित हूँ। 27 करियर 1990 का दशक। जब एंडरसन 22 वर्ष की थीं, तब वे न्यूयॉर्क चली गईं और अपना भरण पोषण करने के लिए वेट्रेस के रूप में काम करने लगीं। 28 उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ब्रेंडा ब्लेथिन के साथ मैनहट्टन थिएटर क्लब में एलन एगबोर्न के नाटक एब्सेंट फ्रेंड्स से की। 29 अपनी भूमिका के लिए उन्होंने 1990-91 में सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक का थिएटर वर्ल्ड अवार्ड जीता। 30 उनकी अगली नाटकीय भूमिका न्यू हेवन, कनेक्टिकट में लॉन्ग वॉफ थिएटर में क्रिस्टोफर हैम्पटन की द फिलैंथ्रोपिस्ट में थी। 31 एंडरसन 1992 में लॉस एंजल्स चले गए और ऑडिशन देते हुए 1 साल बिताया। उसी वर्ष वो अपनी पहली फीचर लेंथ फिल्म द टर्निंग में दिखाई दी, जिसमें करेन एलन और टेस हापर ने अभिनय किया था। फिल्म नाटक होम फायर्स बर्निंग नाटक का रूपांतरण है। 28 हालांकि उन्होंने एक बार कसम खाई थी कि वह कभी भी टेलीविजन पर काम नहीं करेंगी, लेकिन 1 साल तक काम से बाहर रहने के कारण उनकी मानसिकता बदल गई। एंडरसन याद करते हैं, सबसे पहले मैंने कसम खाई थी कि मैं कभी लॉस एंजल्स नहीं जाऊंगा, और एक बार जब मैं वहां गया तो मैंने कसम खाई कि मैं कभी टेलीविजन नहीं करूंगा। लगभग 1 साल तक काम से बाहर रहने के बाद ही मैंने वहां जाना शुरू किया ऑडिशन के लिए। कुछ चीज़ों पर मैं प्रार्थना करूंगा कि मुझे ना मिले क्योंकि मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता था। 28 वह 1993 में नवोदित फॉक्स नेटवर्क पर कॉलेजिएट ड्रामा क्लास ऑफ 96 में अतिथि भूमिका के साथ मुख्यधारा के टेलीविजन में आईं। 8 2004 में रॉयल कोर्ट थिएटर में बेसबॉल में नाटक द स्वीटेस्ट स्विंग के लिए मंच के दरवाजे पर एंडरसन। इस अतिथि भूमिका के परिणामस्वरूप एंडरसन को द एक्स फाइल्स की स्क्रिप्ट भेजी गई। वह 24 साल की थी जब उसने ऑडिशन देने का फैसला किया, क्योंकि लंबे समय में पहली बार स्क्रिप्ट में मुख्य किरदार के रूप में एक मजबूत, स्वतंत्र, बुद्धिमान महिला शामिल थी। 32 निर्माता क्रिस कार्टर उन्हें काम पर रखना चाहते थे,
लेकिन फॉक्स किसी ऐसे व्यक्ति को चाहते थे जिसका टेलीविजन अनुभव पहले से ही बेहतर हो और जिसमें अधिक सेक्स अपील हो। 28 फॉक्स ने और अभिनेत्रियों को भेजा, लेकिन कार्टर एंडरसन के साथ खड़े रहे और अंततः उन्हें एफबीआई के विशेष एजेंट डाना स्क्ली के रूप में चुना गया। लॉस एंजल्स जाने से पहले ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर में पहले 5 सीजन फिल्माए गए। ये सीरीज 9 सीजन तक चली। 2 संबंधित फिल्में भी बनाई गईं, जो 1998 और 2008 में रिलीज हुईं। द एक्स फाइल्स में अपने समय के दौरान एंडरसन ने स्पेशल एजेंट स्क्ली के किरदार के लिए कई पुरस्कार जीते, जिसमें एक ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेत्री के लिए एमी पुरस्कार भी शामिल था। 33 टेलीविजन सीरीज ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ड्रामा सीरीज में एक महिला अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स और टेलीविजन पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए एक सैटर्न अवार्ड। एंडरसन एक ही वर्ष में एमी, गोल्डन ग्लोब और एसएजी पुरस्कार जीतने वाली पहली अभिनेत्री हैं। 34 इस भूमिका के लिए उन्हें कुल 4 एमी नामांकन, 4 गोल्डन ग्लोब नामांकन और 9 एसएजी नामांकन प्राप्त हुए। 14 हमें हर समय बहुत सारे पत्र मिलते थे और मुझे अक्सर उन लड़कियों द्वारा बताया जाता था जो चिकित्सा जगत या विज्ञान जगत या एफबीआई जगत या अन्य जगत में जा रही थीं, जहां मैंने शासन किया था कि वे चरित्र के कारण ये काम कर रही थीं। स्क्ली का, और मैंने कहा, याय एंडरसन द स्क्ली इफेक्ट पर 35 एंडरसन द एक्स फाइल्स ऑल थिंग्स का एक एपिसोड लिखने और निर्देशित करने वाली पहली महिला थीं। इसके प्रदर्शन के दौरान 5वें और 6ठे सीजन के बीच एंडरसन ने द एक्स फाइल्स फाइट द फ्यूचर में सह अभिनय किया, जो 1998 की एक फिल्म थी जिसने द एक्स फाइल्स की कहानी को जारी रखा। एंडरसन ने एनिमेटेड कॉमेडी टेलीविजन श्रृंखला द सिम्पसन्स के एक एपिसोड द स्प्रिंगफील्ड फाइल्स में अपने स्क्ली चरित्र की पैरोडी के लिए भी आवाज दी। द एक्स फाइल्स की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात सहायक कला निर्देशक क्लाइडर क्लॉट से हुई, जो उनके पहले पति बने। 14 द एक्स फाइल्स पर एंडरसन के चरित्र ने एक घटना की शुरुआत की जिसे द स्क्ली इफेक्ट कहा जाता है। मेडिकल डॉक्टर और एफबीआई के विशेष एजेंट के रूप में उन्होंने कई युवा महिलाओं को विज्ञान, चिकित्सा और कानून प्रवर्तन में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। इसने उन क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या में वृद्धि में योगदान दिया। 36-37 द स्क्ली इफेक्ट अकादमिक जांच का विषय बना हुआ है। 38 1996 में एंडरसन ने टेलीविजन वृत्तचित्र स्पाइज एबव और वाई प्लेन्स गो डाउन का वर्णन किया। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री श्रृंखला फ्यूचर फैंटास्टिक की मेजबानी करते समय वह इलेक्ट्रॉनिक जोड़ी हेल के शो के थीम संगीत से प्रभावित हुईं और उनके साथ सहयोग शुरू किया। 1997 में एंडरसन ने बोले गए शब्द स्वर प्रदान किए और उनके एकल एक्सट्रीमिस के लिए संगीत वीडियो में अभिनय किया, जिसे अक्सर एमटीवी पर प्रसारित किया गया था। उन्होंने वर्जिन रिकॉर्ड्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक संगीत फ्यूचर ए जर्नी थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक अंडरग्राउंड के एक एल्बम को इकट्ठा करने में भी मदद की, जिसने यूरोपीय संगीत समीक्षकों से प्रशंसा हासिल की। 39-40 1997 में एंडरसन स्वतंत्र फिल्म शिकागो कैब में दिखाई दिए। 1998 में उन्होंने फिल्म प्लेइंग बाय हॉट में अभिनय किया। 8 एंडरसन की फिल्म द माइटी में भी सहायक भूमिका थी। 8 1999 में एंडरसन की हयाओ मियाज़ाकी की प्रिंसेस मोनोनोके की अंग्रेजी भाषा में रिलीज में सहायक भूमिका थी, जहां उन्होंने मोरो के चरित्र को आवाज दी थी। एंडरसन स्टूडियो घिबली और मियाज़ाकी के काम के प्रशंसक हैं। 41 उन्होंने ईव एंसलर के द वेजाइना मोनोलॉग्स में भी भाग लिया। 42 2000 के दशक 2000 में एंडरसन ने एरिक स्टोल्स के साथ फिल्म द हाउस ऑफ मिर्थ में अभिनय किया। टेरेंस डेविस का इसी नाम के एडिथ वॉटन उपन्यास का रूपांतरण, जिसके लिए उन्हें आलोचकों की प्रशंसा मिली, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड विलेज जैसे पुरस्कार मिले। वॉइस फिल्म पोल सर्वश्रेष्ठ मुख्य प्रदर्शन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नेशनल सोसाइटी ऑफ फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड के लिए नामांकन। 43
2008 वंडरकॉन में एंडरसन। जब 2002 में द एक्स फाइल्स समाप्त हुई तो वो गति में बदलाव और मंच पर लौटने के अवसर के लिए वापस लंदन चली गईं। 4-4-4-5-2002 में एंडरसन ने कॉमेडी थिएटर में माइकल वेलर के नाटक व्हाट द नाइट इज फॉर में वेस्ट एंड में पदार्पण किया। 2004 में एंडरसन ने रॉयल कोर्ट थिएटर के रेबेका गिलमैन के नाटक द स्वीटेस्ट स्विंग इन बेसबॉल में कलाकार डाना फील्डिंग के रूप में अभिनय किया, जो परेशान बेसबॉल खिलाड़ी डैरल स्ट्रॉबेरी के व्यक्तित्व को मानती है, एक भूमिका जिसके लिए उसने कमाई की। गुणगान से भरी समीक्षाएं। 47-48। 2005 में वो चार्ल्स डिकेंस के उपन्यास ब्लेक हाउस के BBC रूपांतरण में लेडी डेडलॉक के रूप में दिखाई दी। आयरिश फिल्म द माइटी सेल्ट में उनकी मुख्य भूमिका थी, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय अभिनेत्री का IFTA पुरस्कार जीता। 49 उसी वर्ष वो स्टीव कूगन और रॉब ब्रॉयडन के साथ ए कॉक एंड बुल स्टोरी में भी दिखाई दी, ट्रिस्ट्राम शैंडी के उपन्यास का एक फिल्मी संस्करण। 2006 में एंडरसन ने ब्लेक हाउस में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ब्रॉडकास्टिंग प्रेस गिल्ड टेलीविजन और रेडियो पुरस्कार जीता। 50 उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन अवार्ड बाफ्टा के लिए नामांकित किया गया था। उन्हें मिनी सीरीज या मूवी में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेत्री के लिए एमी नामांकन, गोल्डन ग्लोब के लिए नामांकन, सैटेलाइट पुरस्कार नामांकन भी मिला और वह शामिल हुईं। रूपांतरण में लेडी डेडलॉक के अपने चित्रण के लिए 2005 BBC ड्रामा वेबसाइट पोल की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त किया। 51। 2006 और 2007 के दौरान एंडरसन 2 ब्रिटिश फिल्मों में दिखाई दिए, द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड 52, 2006 और स्ट्रेट अहेड्स 2007। 53। 2008 में एंडरसन ने जेन ऑस्टन श्रृंखला के दौरान मास्टरपीस थिएटर की मेजबानी की। 54। 1971 में श्रृंखला शुरू होने के बाद वह इसकी मेजबानी करने वाली पहली महिला थी। 55। उसी वर्ष एंडरसन ने दूसरी द एक्स फाइल्स फिल्म द एक्स फाइल्स आई वॉन्ट टू बिलीव में अभिनय किया और साइमन पैग के साथ दिखाई दी। ब्रिटिश कॉमेडी फिल्म हाउ टू लूज फ्रेंड्स एंड एलिनेट पीपल में। 56। 2009 में उन्होंने एलन कमिंग, डैनी हस्टन और स्टैलन स्कार्सगड के साथ ब्रिटिश कॉमेडी फिल्म बूगी वूगी में अभिनय किया। 57। उन्होंने 14 मई 2009 से 18 जुलाई 2009 तक चले एक सीमित कार्यक्रम के दौरान लंदन के वेस्ट एंड में डोनमर वेयरहाउस में हेनरिक इबसन के डॉल्स हाउस में नोरा की भूमिका निभाई। 58। एंडरसन को लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। नोरा के किरदार के लिए 2009 कैलेंडर वर्ष में शुरू हुई प्रस्तुतियों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। 59। 2010 का दशक। नवंबर 2010 में एंडरसन ने एनी ह्यूमन हॉट में वालिस, डचेस ऑफ विंडसर की भूमिका निभाई, जो विलियम बॉयड के इसी नाम के उपन्यास का टेलीविजन रूपांतरण था, जिसके लिए उन्हें टेलीविजन पर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए बाफ्टा के लिए नामांकित किया गया था। अप्रैल 2011 में उन्होंने BBC रूपांतरण द क्रिम्सन पेटल एंड द वाइट में मिसेज कास्टवे के रूप में अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ब्रॉडकास्टिंग प्रेस गिल्ड अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। अगस्त 2011 में वो हरमन मेलवी ले के उपन्यास मोबी डिक 1851 पर आधारित टेलीविजन लघु श्रृंखला मोबी डिक में एलिजाबेथ अहाब की पत्नी के रूप में दिखाई दी। उसी वर्ष एंडरसन ब्रिटिश कॉमेडी जॉनी इंग्लिश रीबॉर्न में MI7 के प्रमुख पमला थॉर्नटन के रूप में दिखाई दिए। उन्होंने दिसंबर 2011 के अंत में प्रसारित ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के 3 भाग वाले BBC रूपांतरण में मिस हविशम के रूप में अभिनय किया। 60 रूपांतरण में उनके चित्रण के लिए उन्होंने कलात्मक उत्कृष्टता पुरस्कार जीता। 61 उन्हें क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। मूवी लघु श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ब्रॉडकास्टिंग प्रेस गिल्ड पुरस्कार के लिए। 62
तो दोस्तों बात की जाए मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में, तो 5 अप्रैल 2024 को ये हमें देखने को मिलेगी। साथ ही साथ और भी कई प्लेटफॉर्मों पर 5 अप्रैल 4 अप्रैल के बीच में कई मूवीज़ देखने को मिल रही है, जैसा कि प्राइम वीडियो की तरफ से म्यूजिका, और एक और मूवी 5 अप्रैल को देखने को मिलने वाली है। वो भी आप सारी कुछ एक तरह से उनकी वीडियो आप आई बटन पर जाकर चेकआउट कर सकते हो, बाकी चैनल पेज पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। सारी कुछ जानकारी अपकमिंग मूवी के बारे में आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी रनिंग लेंथ की बात की जाए तो मूवी की रनिंग लेंथ 103 मिनट है, जो कि बहुत धांसू रनिंग लेंथ है। सारी कुछ जानकारी आपको देखने को मिल चुकी है इस वीडियो में, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज है वो आप तक पहुँचते रहे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।